गुजरात में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद जताई जा रही है और गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी खुद अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ सकती है और आम आदमी पार्टी का सूपड़ा साफ हो सकता है। वहीं कांग्रेस की स्थिति भी बहुत खराब है, जबकि 27 साल बाद भी गुजरात में बीजेपी का जलवा बरकरार है। इस बार बीजेपी गुजरात में प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही है। गुजरात चुनाव को लेकर जो भी ताजा सर्वे आ रहे हैं उनमें बीजेपी की प्रचंड जीत दिख रही है। सी वोटर का ताजा सर्वे भी बता रहा है कि इस बार बीजेपी नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। गुजरात विधानसभा को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। सभी दल अपने आप को साबित करने में जुटे हैं। तो वहीं गुजरात में कांग्रेस जहां एक तरफ चुपचाप चुनाव प्रचार कर रही है, तो वहीं दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात का दौरा कर जनता से कई बड़े वादे कर रहे हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी भी अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि तमाम पार्टियों के बड़े बड़े नेता लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं और गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सी वोटर ने एबीपी न्यूज के लिए एक सर्वे किया है। सर्वे में एक बार फिर आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि गुजरात में सी वोटर द्वारा कराए गए सर्वे में नतीजे सामने आए हैं कि गुजरात में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने की संभावना है और सी वोटर के आंकड़ों की माने तो गुजरात में 63% लोग ये मानते हैं कि गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ही जीतेगी, तो वहीं 9% मानते हैं कि कांग्रेस जीतेगी और 19% लोगों का मानना है कि आम आदमी पार्टी जीत हासिल कर सकती है। केजरीवाल की सारी कोशिशें फेल होती नजर आ रही हैं। गुजरात में बीजेपी एक तरफा जीत रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल भी हार मानने वालों में से कहां हैं। वो कोशिश करते रहेंगे, लेकिन इस चुनाव का क्या अंत होगा ये तो जनता जानती ही है। तो वहीं सी वोटर के आंकड़ों के अनुसार गुजरात में बीजेपी का वोट प्रतिशत 47% है, कांग्रेस का 32%, आम आदमी पार्टी का 17% और अन्य का 4% है। अब अगर गुजरात में सभी सीटों की बात करें तो गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में 135 से 143 सीटें आ सकती हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 36 से 43 और आम आदमी पार्टी के खाते में 0 से 2 सीटें और अन्य के खाते में 0 से 3 सीटें आ सकती हैं। गुजरात के इस ओपिनियन पोल में सी वोटर के सर्वे के अनुसार बीजेपी को बम्पर बढ़त मिल सकती है और गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी खुद अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ सकती है। लेकिन भविष्य कोई नहीं जानता। गुजरात की राजगद्दी पर कौन बैठेगा, इसके लिए तो अभी इंतजार करना होगा। बिहार एक ऐसा राज्य जहां से हर छोटे बड़े आंदोलन की चिंगारी उठती रही है, फिर चाहे वो छात्र आंदोलन हो या फिर आरक्षण की मांग, और ये आंदोलन कहीं न कहीं राजनीति की एक कड़ी की तरह होते हैं। बिहार की वर्तमान स्थिति कुछ ज्यादा सही नहीं है। आपको बता दें, बिहार में नीतीश कुमार भले ही बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन में आ गए और सरकार भी बना ली, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद से कुछ न कुछ विवाद होते ही जा रहे हैं। महागठबंधन में आरजेडी भले ही विधायकों और मंत्रियों की संख्या के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी हो, लेकिन सत्ता की पावर की चाबी अब भी नीतीश कुमार के हाथ में ही है और हमेशा रहेगी। तेजस्वी यादव भले ही डिप्टी सीएम बन गए, उनकी पार्टी के मंत्रियों के मन मुताबिक काम नहीं हो पा रहे हैं। खबर आई है कि ब्यूरोक्रेट्स को लेकर अब महागठबंधन में टेंशन पैदा हो रही है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आरजेडी के सूत्रों के हवाले से पता चला है कि पार्टी के कुछ मंत्री नीतीश कुमार से नाराज हैं। उन्हें ना तो अपने मन मुताबिक सचिव मिले और ना ही विभागों में अधिकारी उनकी इच्छा से बन पाए। पिछले दिनों कृषि मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले आरजेडी के सुधाकर सिंह ने भी आरोप लगाए कि नीतीश सरकार में मंत्री सिर्फ रबर स्टैंप है। उन्हें अपने विभाग से ही जरूरी जानकारियां नहीं मिल पाई थी। आपको बता दें, सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ खुलकर बयानबाजी की और फिर उन्हें कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा। और साथ ही बताया जा रहा है कि महागठबंधन सरकार में शामिल आरजेडी के अन्य मंत्रियों का हाल भी यही है, लेकिन पार्टी की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए वो चुप बैठे हुए हैं। आपको बता दें, पिछले दिनों आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी नेताओं को नीतीश कुमार या जेडीयू के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करने की सख्त आदेश दे रखी है। और अभी आरजेडी बिहार में भले ही सबसे बड़ी पार्टी है, मगर सत्ता में जेडीयू का दबदबा है। बिहार में सरकार और मंत्री बदल गए हैं, लेकिन अधिकतर विभागों की कार्यशैली एनडीए शासन काम वाली है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक वरिष्ठ आरजेडी नेता ने बताया है कि आरजेडी तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन जेडीयू ऐसा नहीं होने दे रही और इस कारण पार्टी कोई बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित नहीं कर पा रही। आपको बता दें, हाल ही में जननायक जयप्रकाश की जयंती पर भी सारा माहौल नीतीश कुमार ने लूट लिया। इसको लेकर भी आरजेडी में निराशा है।
आरजेडी को लग रहा है कि सरकार में नीतीश कुमार ही हर जगह दिख रहे हैं, जबकि तेजस्वी को तरजीह ही नहीं दी जा रही। तो वहीं बिहार में हो रहे विधानसभा उपचुनाव में भी मोकामा और साथ ही गोपालगंज दोनों सीटों पर महागठबंधन की ओर से आरजेडी उम्मीदवार उतारे गए हैं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार की ओर से अभी तक उम्मीदवारों के समर्थन में बयान तक नहीं आया है। बताया जा रहा है दोनों सीटों पर दबंग छवि के उम्मीदवार होने के चलते नीतीश उपचुनाव से दूरी बनाए हुए हैं। तो वहीं सवाल अब ये भी आता है कि महागठबंधन में कैसे खत्म होगी टेंशन। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक आरजेडी और जेडीयू में अंदर खाने विवाद जारी है। अगर इसका सटीक समाधान नहीं निकाला गया तो विवाद आने वाले दिनों में खुलकर सामने आ जाएगा। आरजेडी चाहती है कि तेजस्वी यादव आगे बढ़े और उन्हें पावर मिले। आरजेडी के नेता कई बार तेजस्वी यादव के जल्द बिहार का सीएम बनने की भविष्यवाणी कर चुके हैं। अगर नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाते हैं तो बिहार की सत्ता तेजस्वी यादव के हाथ में आ सकती है। तो वहीं दूसरी ओर जेडीयू नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे तो हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कुछ खास सफलता हाथ नहीं लगी है। सभी दलों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, जिस कारण बात नहीं बन पा रही है। नीतीश का विपक्षी एकजुटता का अभियान अभी ठंडा पड़ा हुआ है। अब बिहार में उपचुनाव के बाद ही सबसे आगे बढ़ने की संभावना है, लेकिन सवाल अभी वही बना हुआ है कि जेडीयू और आरजेडी के रास्ते फिर से अलग होंगे। आपको बता दें, महागठबंधन में अंदर खाने जारी खींचतान में इस बात को हवा दे दी है कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ आ सकते हैं। तो वहीं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी दावा किया है कि नीतीश जल्द महागठबंधन का साथ छोड़ेंगे। इसके बाद महागठबंधन में शामिल हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी हम के मुखिया और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी कह दिया है कि अगर नीतीश बिहार के हित में कोई और गठबंधन करने का कदम उठाते हैं तो वो उनका साथ रहेंगे। हालांकि नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि वो अब मरते दम तक बीजेपी के साथ नहीं जाने वाले, लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या इस बार नीतीश कुमार अपनी बातों पर रहते हैं या नहीं। 2024 में लोकसभा चुनाव, एक्शन में मोदी सरकार। केंद्र सरकार लगातार विपक्ष को नए नए सदमे दे रही है। रोजगार से लोगों को निवास देने तक, मतलब कि पूरा ध्यान सिर्फ जनता पर और जन सरोकार की बातें। लेकिन इन्हीं सब के बीच मोदी सरकार ने कांग्रेस को एक और बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 30 साल पुराने राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया है। राजीव गांधी फाउंडेशन गांधी परिवार से जुड़ा हुआ एक एनजीओ है। इस एनजीओ पर विदेशी फंडिंग कानून का उल्लंघन करने का आरोप है। वहीं केंद्र सरकार के इस एक्शन के बाद कांग्रेस के नेता तिलमिला गए हैं। हालांकि कांग्रेस को एक्सपोज करने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। दरअसल मोदी सरकार द्वारा राजीव गांधी फाउंडेशन पर की गई कार्रवाई के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि केंद्र सरकार ने आरजीएफ और आरजीसीटी के खिलाफ पुराने आरोप दोहराए हैं और ऐसा कांग्रेस को बदनाम करने और लोगों का ध्यान दैनिक मुद्दों से हटाने के लिए किया गया है। जयराम रमेश के इसी बयान के बाद बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को आईना दिखाया है। स्वामी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए पूछा है कि क्या कांग्रेस के लिए पिज्जा खरीदना मुख्य मुद्दा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर लिखा कि टीडीके का कहना है कि आरजीएफ द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ बीजेपी सरकार की कार्रवाई मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है, लेकिन भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, बेईमानी और अराजकता नहीं। वो तो मुख्य मुद्दे क्या हैं? क्या पिज्जा खरीदना मुख्य मुद्दा है? इससे पहले राजीव गांधी फाउंडेशन का लाइसेंस रद्द होने के बाद भी सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि आरजीएफ पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई उनकी शिकायत पर की गई है। उन्होंने बताया कि अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद उन्होंने 2020 में इसकी शिकायत की थी। स्वामी ने कहा कि मैंने उन्हें एक बड़ा दस्तावेज भेजा था जो पहले भी राजनाथ सिंह के गृह मंत्री रहते भेजा गया था। मैंने उन 5 तरीकों का उल्लेख किया है जिसमें धोखाधड़ी की गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही एनजीओ के मुख्य ट्रस्टों में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन के खिलाफ जुलाई 2020 में एक जांच शुरू हुई थी। फाउंडेशन को यूपीए सरकार के दौरान भारत स्थित चीनी दूतावास, चीन सरकार, इसके अलावा जाकिर नाइक, मेहुल चौकसी ने भी चंदा दिया था। जाकिर नाइक ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के जरिए 2011 में फाउंडेशन को 50 लाख रुपए दिए थे।
हालांकि कांग्रेस ने बाद में ये रकम लौटा दी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस पाक साफ है। वहीं चीन से चंदा लेने के मामले में भी कांग्रेस की काफी आलोचना हुई थी। वहीं अब राजीव गांधी फाउंडेशन पर केंद्र सरकार का एक्शन कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि इससे कांग्रेस की छवि पर बुरा असर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।